अब्राहम मैस्लो 1950 में एक काम करते हैं जिसके बाद वो हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नेचर और नर्चर दोनों को जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? नेचर और नर्चर दोनों को जोड़ देता है, राइट। और वो कहता है कि जो हमारी नीड्स हैं वो दो तरीके से आ रही हैं। एक हमारे नेचर की वजह से आ रही है, यानी नेचुरली वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारी वो नीड है। दूसरा, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हमारी स्पेसिफिक नीड उत्पन्न हो रही है, और इन्हीं दोनों को लेकर के हमारी जितनी भी नीड्स हैं उनको अगर उन सारी नीड्स को अगर जनरलाइज्ड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जनरलाइज कर दिया जाए, तो क्या बन जाती है? एक हायरार्की बन जाती है। इस हायरार्की में दो प्रकार की नीड्स होती हैं। इस हायरार्की में दो प्रकार की नीड्स होती हैं। एक तो होती है डेफिशिएंसी नीड्स और दूसरी होती है ग्रोथ नीड्स। याद रखिएगा, अब आप बच्चे तो हैं नहीं कि आपको 5 नीड्स बता दी जाए, तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा मैस्लो को हम ऑर्गेनाइज कर दें और जैसे मैस्लो ने काम किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझा दें। मैस्लो ने इसे दो प्रकार से बांटा है। कौन सी दो प्रकार हैं? एक तो है डेफिशिएंसी नीड्स और दूसरी है ग्रोथ नीड्स। अब ये डेफिशिएंसी नीड्स कौन सी हैं? तरीके से समझिएगा। सबसे पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड्स? किसी कमी को पूरा करते हैं। हमेशा हमें जिन चीजों की कमी होती है हम वो चाहते हैं। इनकी हमारे पास में कमी होती है इसलिए हम इन्हें चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनकी हमारे पास कमी होती है। अगर ये नहीं होंगी हमारे पास तो हमें कमी महसूस होगी इसकी। जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है। भूख लग रही है? नहीं तो मैं कोई खाना थोड़ी मंगाने वाला हूं। तो जो भूख लग रही है, आपको कुछ पीना है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, आपको सर्दी लग रही है, ये सब क्या है? आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। वंस यू फुलफिल इट, आप सेफ्टी नीड्स पे जाते हैं। मैं आपकी जगह होता तो क्वेश्चन जरूर पूछता आपसे। खैर, सेफ्टी नीड्स में आपने क्या किया? आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। आप सेफ महसूस कर रहे हैं बैंक में पैसे जमा करवा करके? हाँ या ना भाई? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हेल्थ, शेल्टर, मनी, एम्प्लॉयमेंट। आपको नौकरी मिल गई, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आप सेफ्टी महसूस कर रहे हैं, पर आपकी नौकरी जा भी तो सकती है। तो मेरा पहला प्रश्न होता, और जो मेरा पहला प्रश्न था भी जब मैंने पहली बार पढ़ा, वो ये कि क्या इसमें लोग हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे भी आ सकते हैं? कुछ लोगों के बारे में तो मुझे पता है कि उनको इसका आंसर पता है क्योंकि मैंने उनसे डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कि पहले नहीं इसको डिस्कशन किया हो। फिर भी आपका क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि आप एक्विजिशन वाले विद्यार्थी हैं। जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, दे दो यार, रट लेंगे। वैसे ही हमारी क्षमताओं से बाहर हो चुका है, तो ऐसा पढ़ा है, ठीक है ना? क्या पूछें अब? मतलब फिर जब हम कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कहते हैं अब शुरुआत में ही नहीं पूछा तो अब क्या क्या पूछें बताओ। सब तो पूछने की इच्छा हो रही है। खैर, ऐसा हो सकता है कि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बैंक से पैसा निकालना पड़ा, फिर से आपकी सेफ्टी खत्म, क्योंकि सिक्योर पैसा था वो खत्म हो गया। आप कहां करेंगे? वापस आ जाएंगे नीचे वाले लेवल पे। कहानी फिर से यहां से चालू होगी, राइट?
कहानी फिर से यहां से चालू होगी। और इसके बाद आप कहां पहुंचेंगे? लव एंड बिलोंगिंगनेस पे। यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सेफ्टी से पहले भी आ सकते हैं ना ये, है ना? आपकी लाइफ में तो ऐसा ही हुआ है? सेफ्टी तो अभी ढूंढ रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, पैसा आ जाए, ठीक है ना? घर एक अलग बात है, ये तो आपने एक्सेप्टेबल मान लिया होगा, लेकिन पहले ही आपका ब्याह हो गया। ये वो लोग हैं जो कि नौकरी से पहले, जिनकी नौकरी से पहले शादी हो जा रही है। वो कौन है? तो उन्हें लव एंड बिलोंगिंगनेस को पहले अचीव कर ले रहे हैं और सेफ्टी नहीं आ रही। जब भी दो कोई भी लेवल इंटरचेंज होंगे, ओवरलैप होंगे, तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा। जब भी कोई भी दो लेवल इंटरचेंज होंगे, ओवरलैप होंगे, तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा। यह हो सकता है कि किसी एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी के कारण एक साथ आप 2 या 3 लेवल को अचीव कर लें। ऐसा हो सकता है कि आपने 3 लेवल सीधा अचीव कर लिए। ये आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं लेकर के आएगा, लेकिन ये आगे की लाइफ के लिए शायद आपको तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो 3 लेवल के दौरान एक एक चीज का एक्सपीरियंस सेपरेट होना था, वो सेपरेट एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसलिए आपको अपनी क्षमता से ज्यादा मिल जाएगा, तो भी शायद प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए आपको सहज चलना चाहिए। दैट इज व्हाट मैस्लो सेज। हालांकि ये पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तीसरा कौन सा है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। आज के जो थिंकर्स हैं वो लव एंड बिलोंगिंगनेस को बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं मानते, और वो कहते हैं कि लव और बिलोंगिंगनेस के बगैर भी आप आगे के लिए मूव कर सकते हो। ये कौन से थिंकर हैं? ये वो हैं जो कि बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्ट हैं, जिनके अंदर वैसे जनरली बिहेवियरिज्म भी मिलता है, बट हाँ वो ज्यादातर ह्यूमनिस्ट हैं, तो इनको एक्लेक्टिक अप्रोच में माना जाता है। प्रैग्मेटिक तो स्कूल बेस्ड थिंकिंग हो गई। वैसे भी तो प्रैक्टिकल इतना सोचते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। नहीं मतलब इट इज देखो, प्रैग्मेटिज्म में ना एक बड़ी खास बात है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है, पर यहां पे हो सकता है कि ये लोग, मैं जिसको ध्यान में केंद्रित में रख करके बात कर रहा हूं, ऐसे जो 2 या 3 लोग हैं वो बेसिकली प्रोसेस की भी बात करते हैं। तो हम इनको किसी एक पर्टिकुलर थॉट में, जब तक वो फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स के थॉट को नहीं अपना रहे होंगे, तब तक हम उन्हें प्रैग्मेटिज्म में नहीं कैटेगराइज कर सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि वो बिहेवियरिस्ट भी हैं और ह्यूमनिस्टिक भी हैं, ठीक है ना? जैसे कि डॉलर्ड एंड मिलर को हम प्रैग्मेटिक नहीं कहते, हम कहते हैं वो बिहेवियरिस्ट थे, बट वो कॉग्निटिविस्ट और ह्यूमनिस्ट भी थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सिमिलरली ये भी है, तो वो कहते हैं कि लव एंड बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी नहीं है, बिकॉज वो मार्केट को ओरिएंट करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो मार्केट की बात करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में थियरीज पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे इनको आप? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ेंगे, राइट? रूम की इंसेंटिव और हाँ बोलो। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी के रूप में ये काम करते हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि आपकी जो क्षमताएं हैं उसके साथ में जो इंसेंटिव है और उसके साथ में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तीनों मिल करके एक आउटकम निकाल देते हैं। दैट इज रूम, ठीक है ना? हाँ, क्षमताएं, हाँ, तो
वैलेंसी, इंसेंटिव और एक्सपेक्टेंसी, या फिर XY थियरी ऑफ हर्जनबर्ग। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहां पे हैप्पीनेस मैटर करता है। क्या मैटर करता है, हैप्पीनेस, तो वो पॉजिटिविटी को दिखाएगा, यानी आपके यस फैक्टर को दिखाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लव और बिलोंगिंगनेस के रूप में ही बाहर आए। खैर, इसके बाद में आती है सेल्फ स्टीम। ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सी स्टेज है, चौथी। ये 4 स्टेज नहीं अचीव करेंगे तो आपके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी, यानी आपके अंदर कमी रहेगी। क्या रहेगी, कमी रहेगी। जब आपके अंदर कमी रहेगी तो आपके 5 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। रॉजर्स ने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे और अब्राहम मैस्लो ने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, राइट। तो आपके 5 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। वो 5 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कौन से होते हैं, सप्रेशन और रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डे ड्रीमिंग और रिएक्शन फॉर्मेशन। समझ में आई बात। तो यहां पे डे ड्रीमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन लोगों की इच्छा वास्तविकता में नहीं पूरी होती वो क्या करते हैं, वो उसको सोच लेते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, है ना, वो उसको सोच लेते हैं, सपने में ख्वाबी पुलाव पका लेते हैं। सो डे ड्रीमिंग में खत्म हो जाती है। जिसकी अपनी आवश्यकता पूरी नहीं होती, अपनी टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाता, तो वो अपने बच्चों से कहता है कि भाई तू IAS ऑफिसर बन जा, प्रोजेक्शन हो गया। या फिर हम सप्रेस कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। क्लियर है। खैर, लेकिन ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव नहीं होते ग्रोथ नीड्स के केस में। अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं पर आपने ये 4 लेवल अचीव नहीं किए, कौन से 4 लेवल अचीव नहीं किए, ये 4 लेवल, इन 4 में से कोई भी एक लेवल पार्शियली भी आपने अगर अचीव किया तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रूप में दर्शाया जाता है। अब ये जो सेल्फ स्टीम है ना, ध्यान से समझिएगा, जो सेल्फ स्टीम है उसका पहला लेवल कॉग्निटिव और दूसरा लेवल क्या माना गया, एस्थेटिक माना गया। बेसिकली आप जब कॉग्निटिव के लेवल पे पहुंच रहे होते हैं उस वक्त आप सेल्फ स्टीम महसूस करते हैं अपने अंदर। क्या महसूस करते हैं, सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम के ही 2 लेवल माने जाते हैं कि या तो आप अपने ज्ञान की वजह से जाने जाएंगे और या फिर आप अपने किसी चीज को कितना क्रिएटिव या रिक्रिएशनल करते हैं उसके लिए आप जाने जाते हैं। ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो कक्षा के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लेवल पे हम ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसमें अगर हम दें तो क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। पहली बात तो वैल्यू किसको मिलेगी, जिसने आंसर दिया, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक, अब एक ने आंसर दे दिया तो दूसरा क्या कर सकता है, उसको बेहतर तरीके से आंसर दे सकता है, सजा धजा करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके। इन दैट केस क्या हुआ, एस्थेटिक्स लग गया, ऑर्डर, ब्यूटी, सिमेट्री, ये सारी चीजें। सो ये 2 तरीके होते हैं आपको ज्यादा प्राउड फील करवाने के। लेकिन आप इनमें से कोई भी अगर अचीव करते हैं तो आप कहां जा रहे होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल जाए, क्योंकि मैस्लो क्या कह रहा है, हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर सकता है, पर क्या हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त करेगा, क्वेश्चन मार्क। क्षमता हर किसी के अंदर है, कोई भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर सकता है अगर वो इस लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो, पर हर कोई इसको प्राप्त करता नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर गए, जैसे कि
मैस्लो और रॉजर्स ने गांधी, हिटलर जैसी पर्सनालिटीज को स्टडी किया और वो कहते हैं कि गांधी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर लिया और उसके बाद भी जीवित है वो। अब क्या करेंगे वो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद क्या है? सेल्फ ट्रांसीडेंस, यानी जो उन्होंने प्राप्त कर लिया उसको दूसरों तक पहुंचाना, यानी हेल्पिंग अदर्स। भारत छोड़ो आंदोलन चलाओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाओ, हरिजन की हेल्प करो, कनेक्टिंग विद समथिंग आउटसाइड आवरसेल्फ, कुछ ऐसा जो बाहर हो उससे कनेक्ट करना। जैसे महात्मा बुद्ध की तरह बनारस में जाओ और 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दो। बहुत डिफरेंट है, we can't compare, क्यों बस नहीं कर सकते। भाई? जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और उस ज्ञान को जो उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया वो कुछ बाहर हैं जिनसे कि शेयर कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एग्जाम्पल दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ तो उसके अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, हम उनको स्वीकार कर सकते हैं। कुछ तो समझ में आ ही रहा है ना? तो ये बेसिकली ये लेवल है। कितने लेवल कर दिए मैंने आज? 8, है ना? पिछली बार 7 किए थे, आज 8, इस बार 8 कर दिए। चलो अगली बार 10 करेंगे। ठीक है, 9 करूंगा, 9। अगली बार 9। अगली बार 9, क्योंकि मैं पूरे मूड में हूं लव और बिलोंगिंगनेस को 2 भागों में समझाने के। लेकिन उसके लिए पहले मुझे लव थियरी बतानी पड़ेगी। थियरी ऑफ लव किसने दिया था? मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, थियरी ऑफ लव किसने दिया था? तुम यूं सोच रहे होगे इतना करने के बाद आज कोई काम की बात कर रहा है, ऊट पटांग चीजें पढ़ा रहा था। जब है थियरी ऑफ लव तो पहले वही पढ़ा है भाई। खैर है जी, हाँ करिए। ये मेरा इनोसेंट सा बालक है, तो सही कह रही है, गलत नहीं कह रही है। खैर 2004 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी थियरी ऑफ लव। लव ट्रायंगल भी बताया उसने, वो वाला नहीं जो कि शाहरुख खान और वो क्या नाम थी, रानी मुखर्जी और काजल के बीच में था। दिल तो पागल है। फिल्म देखने के बाद लगा मेरे को अगर दिमाग भी पागल है ना? खैर तो नाम गलत था उसका। अगर ऐसा कोई पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा ना तो शीर्षक गलत है, लिख देना शीर्षक गलत है ना। दिल तो पागल है नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए दिमाग तो पागल है, या दिमाग भी पागल है। खैर थियरी ऑफ लव पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे। अब इसकी जरूरत पर्सनालिटी में कहां होती है? अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड अगर पूरी हो रही है तो आपकी पर्सनैलिटी अलग तरीके से चलेगी, और फिजियोलॉजिकल नीड अगर नहीं हो रही है या कम रह रही है तो डिफरेंट तरीके से चलेगी। वो व्यक्ति जो सेफ महसूस कर रहा है उसके डिसीजन मेकिंग डिफरेंट तरीके से होगी, यानी उसके लेवल ऑफ मोटिवेशंस डिफरेंट होंगे। इसीलिए 1952 में अब्राहम मास्लो ने बुक लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। बुक का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। क्यों लिखी? क्योंकि ये सारे लेवल हमें मोटिवेट करते हैं एक बेहतर पर्सनैलिटी में ढलने के लिए, राइट? सो दीज ऑल आर डिटरमाइनिंग लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये सब क्या है? ये सब डिटरमाइनिंग लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, जो कि हमारी नेचुरल और नर्चर यानी एनवायरमेंटल और डिस्पोजिशनल नीड्स के